हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो क्लास 6 का जो साइंस बुक है जिज्ञासा, उसका 2 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज के सेशन में हम लोग जो तीसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। मतलब हम लोगों को क्या खाना है, खाना से क्या मिलता है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। खाना को लाने के लिए घर में जो हम लोगों का खाना बन रहा है, उसको लाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, सारे प्रोसेस को भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए, भोजन का महत्व क्या है, भोजन क्यों जरूरी है भाई। तो देखिए, जिंदा रहने के लिए कोई भी जीव जंतु हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसको भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो वो अधिक दिनों तक वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो क्लियर हो गया भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो भोजन का महत्व हम लोग क्लियर समझ गए। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं क्योंकि यह हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। भोजन हमें ऊर्जा देता है, पोषक तत्व देता है, जो हमारे वृद्धि के लिए और जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। अब हम लोग बात करेंगे विभिन्न राज्यों में पारंपरिक खाद्य पदार्थ, भोजन की विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या भोजन में भी विविधता है? तो अलग अलग क्षेत्रों का अगर हम बात करेंगे तो वहां का जो मिट्टी है अलग अलग है, वहां का जलवायु अलग है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे पानी अधिक है, तो उसके आधार पे भी अलग अलग फसल होता है। हर एक फसल हर एक जगह नहीं हो सकता है। जैसे पंजाब में बात करेंगे तो वहां पे गेहूं और चावल वहां पे ज्यादा होता है ना। राजस्थान में बात करेंगे तो वहां पे अलग फसल होता है। तो अलग अलग क्षेत्र का अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग फसल होता है। कोई फसल वहां पे कम होगा, कोई फसल वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस कारण जो भोजन होता है उसमें भी विविधता आता है। जैसे अब भोजन की विविधता को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हो गए। पहला तो कारण हो गया कृषि उत्पादन, वहां पे कौन सा फसल लग रहा है। एक तो क्लाइमेट तय करेगा, मिट्टी तय करेगा कि यहाँ पे कौन सा फसल सुटेबल है। हर एक फसल हर एक जगह लग नहीं सकता है, वो मिट्टी तय करेगा, वहां का जो जलवायु है वो तय करेगा, क्लाइमेट तय करेगा। दूसरा हो गया स्वाद। स्वाद जो होता है उसके अनुसार भी हम लोग बहुत सारे फसल को लगाते हैं। जैसे आम का ही बात करेंगे भैया, तो मालदो आम है, दलमा आम है, जर्दा आम है, बहुत सारा अच्छा अच्छा आम है। लेकिन दलमा आम कोई लगाना चाहेगा नहीं, लगाना चाहेगा, मालदो आम लगाएगा, जर्दा आम लगाएगा, क्योंकि टेस्ट उसका क्या है, अच्छा है। तो टेस्ट के अनुसार भी भोजन में क्या आता है, विविधता आता है। उसके बाद बात करेंगे संस्कृति और परंपराएं। संस्कृति और परंपरा के वजह से भी भोजन में अलग अलग विविधता होता है। अलग अलग राज्यों में का अगर बात कीजिएगा तो उसका अपना एक पारंपरिक क्या है, भोजन है। पर्व त्योहार के अनुसार भी क्या है, अलग अलग भोजन है भैया। होली में अलग है ना, उसके बाद दुर्गा पूजा में अलग है, छठ में जाइएगा तो अलग है, ईद में देखिएगा तो अलग भोजन है। तो पर्व त्योहार के अनुसार भी भोजन में क्या आ रहा है, विविधता आ रहा है। तो यहाँ पे संस्कृति और परंपरा भी भोजन का जो विविधता है उसको प्रभावित कर रहा है ना। जैसे होली का पुआ और मीट, चिकन कितना टेस्टी लगता है। तो हर राज्य की अपनी अपनी खाद्य परंपराएं होती है। ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कौन सा पर्व का कौन सा खाना आपको बेस्ट लगता है। अब भारत के विभिन्न राज्यों का बात करेंगे तो अलग अलग राज्य में हम आपको बता दिया अलग अलग फसल लगाया जाता है। जैसे पंजाब में देख लीजिए मक्का, गेहूं, चना, दाल, ये सब लगाया जाता है। कर्नाटक में चावल, रागी, उड़द, नारियल। मणिपुर में चावल, बांस और सोयाबीन उगाया जाता है। इसके कारण वहां पे भी खाना क्या अलग अलग है। पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये सब खाया जाता है। कर्नाटक में इडली, डोसा, साउथ में तो ये सब फेमस है, सांभर ना। नारियल वहां पे तो पानी की तरह होता है नारियल। ठीक है, तो नारियल का चटनी वटनी बहुत सारा चीज बनता है। मणिपुर में हो गया चावल, हो गया इरम्बा, हो गया चटनी, सब खाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग फसल उगता है। उसके कारण जो है भोजन में क्या है, विविधता है। उसके बाद देखिए कुछ और भी चीज को आप देखिएगा जो बदल चुका है। जैसे पहले हम लोग खाना कैसे बनाते थे भाई, चूल्हा पर बनाते थे। चूल्हा के बाद हम लोग बहुत सारे लोग हीटर पे भी खाना बनाए। हीटर के बाद ये वाला जो चूल्हा आ गया एलपीजी गैस वाला, उस पे भी खाना हम लोग बनाते हैं। और इससे भी एडवांस आ गया इंडक्शन वाला, अब इंडक्शन वाले पे भी खाना बनता है। तो चूल्हा भी देखिएगा, पारंपरिक जो चूल्हा था उससे हम लोग आगे बढ़ते हुए खाना बनाने का जो तरीका था वो भी बदल गया। पहले हम लोग मसाला कहाँ, सिलबट्टा जो होता था जिसको सिलवट हम लोग बोलते हैं,
उस पे हम लोग मसाला को पीसते थे ना। अब मसाला को पीसने में जो लेडीज लोग काम करती थी या जो लोग भी उस पे काम करता था, पूरा स्वस्थ रहता था, पूरा हाथ पैर चलता था। लेकिन अब क्या आ गया, मिक्सर आ गया, बस एक स्विच ऑन कीजिए और मिक्सिंग में डालिए, सारा काम हो जाएगा। लेकिन मशीन तो बैड इफेक्ट भी दे रहा है, धीरे धीरे हम लोगों को लेजी बना रहा है। तो खाना पकाने की प्रक्रियाओं में भी क्या हुआ, विकास हुआ, बदलाव हुआ। ठीक है, खाना पकाने की विधियां समय के साथ बदली है। हम भोजन को तैयार करने और खाने के तरीके में बदलाव देख सकते हैं। खाना का जो भोजन जो है उसमें विविधता तो है ही, भोजन पकाने का तरीका में बदलाव आया और भोजन जिस चीज से बन रहा है उस मेथड में भी क्या आया, बदलाव आया। तो ये सब कथा कहानी है, इसको थोड़ा सा आपको समझ लेना है। तो पहले बता दिए चूल्हा, अब आ गया गैस स्टोव, इंडक्शन, सिलबट्टा, अब इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से मसाला पीसा जाता है। पहले ईंधन के रूप में लकड़ी और कोयला इस्तेमाल होता था, अब एलपीजी, बिजली और सोलर लाइट, सौर ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब कथा कहानी था, इसको हल्का सा आपको ध्यान में रखना है भोजन के विविधता को समझने के लिए। अब आते हैं मेन पॉइंट जो हम लोगों का पढ़ना है, पोषक तत्व और उनका महत्व। पोषक तत्व क्या होता है समझ लो। देखो, कुछ भी खाएगा, कुछ भी हम लोग खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, कुछ भी फल फ्रूट दिस डेट, कुछ भी, किसको छोड़कर जो फूड मैन मेड है, कंपनी उपनी से जो आ रहा है उसको छोड़कर, उसको हटा दीजिए, उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता, वो फालतू का होता है। तो बाकी जो नेचुरल फूड हम लोग खा रहे हैं, साग सब्जी अनाज मीट मछली, ये सब अगर आप खा रहे हैं, उसमें से जो चीज मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। याद रखिएगा, खाना से, किसे, खाना से, दाल चावल रोटी सब्जी मीट मछली ड्राई फ्रूट्स, कोई फ्रूट्स हो, उससे जो आपको चीज मिल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषक तत्व। क्या बोलेंगे, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व कहां से मिलेगा भैया, खाना से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। तो जो भी भोजन हम लेंगे उससे ये सारे पदार्थ मिलते हैं और इसी पदार्थ को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। खाना से क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, वसा मिलेगा, विटामिन मिलेगा, खनिज लवण मिलेगा और पानी भी मिलता है। तरबूज से पानी नहीं मिला, तो जो खाना आप खा रहे हैं उससे केवल यही सब चीज नहीं, पानी भी मिल रहा है। पानी ऊपर से भी हम लोग लेते हैं, लेकिन खाने में भी क्या है, पानी है। फल फ्रूट में क्या है, पानी है। तो ये सारा चीज आपको कहां से मिला, भोजन से मिला और इसी को हम लोग बोलते हैं भैया पोषक तत्व। समझ गए, पोषक तत्व इसी को बोलते हैं। भोजन से जो भोजन, ये सब भोजन के घटक है, क्या है कि भोजन से ही प्राप्त हो रहा है। ये सब किसका पार्ट है, भोजन का। इसी को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। इससे क्या फायदा होता है समझ लीजिए, भोजन से एक ही चीज नहीं मिला, बहुत सारा चीज मिल रहा है। भोजन सबसे पहले तो हमको ऊर्जा देता है भैया, ऊर्जा से ही कोई हम काम कर पाएंगे। कोई भी सेल कब काम करेगा, जब ऊर्जा रहेगा तब ना। वृद्धि होता है, शरीर जो होता है वृद्धि करता है, किसके वजह से, भोजन के वजह से। तो पोषक तत्व जो भी है वो हमें ऊर्जा दे रहे हैं, वृद्धि दे रहे हैं। शरीर कहीं टूट फूट हो जाए, चोट लग जाए, कहीं खराबी हो तो उसका मरम्मत करता है। शरीर को रोगों से बचाता है, कोई बीमारी हो जाए तो उससे भी ठीक करेगा। ठीक है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को बनाए रखता है, जो अलग अलग काम है उसको करते रहता है। जैसे यूरिन बन रहा है, उस सारे काम को कौन करेगा, वही करेगा। सांस लेना छोड़ना ये सब कौन करेगा, भोजन ही तो करेगा। तो भोजन जब आप लीजिएगा तो ये सारा चीज आपको मिलेगा और सब अपना अपना क्या करेगा, काम करेगा, जिसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। बात समझे, सबका अपना अपना रोल है। कार्बोहाइड्रेट का अपना रोल है, प्रोटीन का अपना रोल है, वसा का अपना रोल है, विटामिन का अपना रोल है, खनिज लवण का अपना रोल है, जल का अपना रोल है। एक और होता है 7 नंबर में रेशा, रेशा का अपना रोल है। तो ये सारा चीज जो प्राप्त होगा भैया, कहां से प्राप्त होगा, खाना से प्राप्त होगा। और चाउमीन मौमीन बर्गर तर्गर से प्राप्त नहीं होगा। हम लोग नेचुरल प्राकृतिक ने जो दिया है उसका हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, वो हानि करेगा। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट में सीधा याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा, अनाज से। कहां से, अनाज। तो दाल चावल रोटी ये सब जो चीज खा रहे हैं उससे क्या मिलेगा भैया, उसी से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा उससे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, उससे क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट को याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट दो चीज ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, क्या देता है, ऊर्जा। तो जो भी हम अनाज खा रहे हैं, अनाज से हमको ऊर्जा मिलेगा। अब अलग अलग चीज को आपको बता देते हैं। देखिए,
याद रखिए, गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, ये सब अनाज है। जौ हो गया, जितना भी अनाज है, पुराना अनाज होता था, आगे हम बताएंगे, जिसको मिलेट्स बोलते हैं, जौ, रागी, बाजरा, कोदो का होता था, उस सब को भी हम लोग बोलेंगे अनाज। तो ये जितना पुराना अनाज हो, जिसको मोटा अनाज बोलते हैं, और नया का जो अनाज है, जैसे चावल, गेहूं, मक्का हो गया, ये सब अनाज बोलेंगे। और इस अनाज से हमको क्या मिलता है, ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। बाकी जगह से भी मिलता है, लेकिन थोड़ा मात्रा में, तो उसको ध्यान नहीं रखना है। आलू में भी आपको कार्बोहाइड्रेट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। शकरकंद जो अलुआ होता है, उसमें भी क्या होता है भैया, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। केला में भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। गन्ना में भी कार्बोहाइड्रेट है, अनानास में भी है, आम में भी है। लेकिन आपको मेनली ध्यान रखना है अनाज। अनाज में क्या कार्बोहाइड्रेट है, एगो आलू याद रखिएगा। अब देखिए, स्रोत हम लोग जान गए। अब यह क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं, उसे ऊर्जा मिला, और ऊर्जा से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हमको ऊर्जा किससे मिलेगा, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलेगा। तो अनाज जो हम खाते हैं, उससे ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा से हम काम करते हैं। अब यह जो कुछ काम किए, जैसे हम लोग हैं, खा लिए। अब आप फिजिकल काम कर रहे हैं, खूब भारी काम कर रहे हैं, तो अनाज खाए और सब ऊर्जा आपका आके काम में लगा दिए, तो बॉडी में कहीं स्टोर रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग जैसे होगा, आप जैसे होंगे, जो बैठने वाला काम ज्यादा है, मतलब फिजिकल वर्क नहीं है, जिस तरह मजदूर लोग या कोई भारी काम कर रहा है, वहां पे उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। लेकिन हम लोग का है, जैसे पढ़ाना है, खड़ा होकर पढ़ाना है, एनर्जी लग रहा है, लेकिन उतना तो नहीं लग रहा है। अगर वही हम लोग को दौड़ना पड़े, एथलेटिक वाला काम करना पड़े, या मजदूरी करना पड़े, या कोई चीज को उठाना पड़े, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो होता क्या है, जो आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो कुछ तो आप एनर्जी में लगा दिए, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, याद रखिएगा, वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग चर्बी बोलते हैं। यही पेट और मोटा हो जाता है, ये सब जो चर्बी जमता है, इसी की वजह से। तो इसका इस्तेमाल आप ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए टहलिए, दौड़िए, चलिएगा, काम कीजिएगा, तो चर्बी रहेगा नहीं बदन में। तो चर्बी जो हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। मजदूरी सब का देखिएगा, जो फिजिकली काम कर रहा है, कोई भी हो, उसका कभी चर्बी नहीं होगा, पेट और कभी फूला नहीं होगा, एकदम फिट होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्लाइकोजन जमा ही नहीं हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में किस रूप में जमा होता है, याद रखिएगा, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, ठीक है। और पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में जमा होता है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, भोजन में हम कैसे चेक करेंगे कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? तो भोजन का कोई आपको नमूना टुकड़ा ले लेना है, उसमें आयोडीन डालना, याद रखिएगा, क्या डालना है? आयोडीन। और यदि वह नीला काला हो गया, तो समझ जाइए उसके अंदर स्टार्च है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट सेम चीज है, ध्यान रखिएगा। स्टार्च बोले तब जिसको मंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मंड। या कार्बोहाइड्रेट बोले तब, या ग्लूकोज बोले तब, तीनों एक ही रूप होता है, एक बड़ा रूप होता है, एक छोटा रूप होता है, ठीक है। तब कंफ्यूज मत होइएगा। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बोले तो तीनों एक ही होता है, अलग अलग फॉर्म होता है, लेकिन चीज एक ही होता है। तो कोई भी भोजन ले लीजिए, उसमें आयोडीन को डालिए, और उसका कलर अगर नीला काला हो गया, तो समझ जाइए उसके अंदर स्टार्च है, मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। अगला है वसा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलता ही है, वसा से भी ऊर्जा मिलता है, और वसा से जो ऊर्जा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के दुगुना मिलता है। तो ऊर्जा तो दे रहा है, लेकिन इससे कुछ हानि भी होता है। अगर अधिक वसा आप ले लीजिएगा, और वसा भी एक अच्छा होता है, खराब होता है। खराब वसा से चर्बी और भी बढ़ेगा, फैटी हो जाइएगा, जो आपका पर्सनालिटी है खराब कर देगा। इन्हें लटका रहेगा, इन्हें लटका रहेगा, देह फूला हुआ रहेगा, कोई ध्यान नहीं देगा, कितना भी आप ध्यान दे लीजिए, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, पर्सनालिटी आपको देखना है। तो वसा से ऊर्जा तो मिलेगा ही, ध्यान रखिएगा। और ऊर्जा जो होता है कार्बोहाइड्रेट से दुगुना मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से अधिक मिलता है। वसा पौधों या जानवरों दोनों से मिल सकता है। कार्बोहाइड्रेट भी आप देखे होंगे, कार्बोहाइड्रेट मेनली कहां से मिल रहा था? कार्बोहाइड्रेट केवल पेड़ पौधा से ही मिल रहा था। लेकिन फैट जो है आपका, वसा जो है, दोनों स्रोत से मिल सकता है, जानवर से भी और किससे? पेड़ पौधा से भी। जैसे जितना भी मलाई वाला चीज है, सब वसा है, तेल वोल जितना भी है, ठीक है। दही हो गया, बादाम हो गया। जैसे पौधा वाला बात करेंगे तो बादाम हो गया, काजू हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, अखरोट हो गया, सूरजमुखी का बीज हो गया, पिस्ता हो गया, मक्खन हो गया, सॉरी मक्खन नहीं, ये सब चीज क्या है? प्लांट वाला है। उसके बाद मक्खन हो गया, घी हो गया, नारियल तेल हो गया, नारियल तेल तो प्लांट वाला हो गया, सोयाबीन तेल प्लांट वाला हो गया, दूध हो गया, तो दूध, घी, मक्खन, छाछ, ये सब जितना भी है वो सब क्या है? जानवर वाला स्रोत हो गया।
तो वसा मतलब याद रखें मलाईदार, जितना भी चिकना होगा उस सब में क्या होता है, वसा होता है। ठीक है, बादाम में भी क्या होगा, वसा होगा। ठीक है, मूंगफली जो होगा उसमें भी वसा होगा, सबसे जिससे तेल बनता है। सोयाबीन में क्या होगा, वसा होगा, क्योंकि सोयाबीन का तेल हम लोग यूज करते हैं, सूरजमुखी का तेल यूज करते हैं, अखरोट हो गया, मूंगफली हो गया। तो स्रोत क्लियर हो गया। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों हम लोगों को क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है काम करने के लिए। क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, ऊर्जा प्रदायी भोजन। तो ऊर्जा प्रदायी भोजन किसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को और वसा को, क्योंकि ये दोनों जो है, दोनों क्या देता है, हमको ऊर्जा देता है। दोनों क्या देता है, हम लोगों को ऊर्जा देता है। इसीलिए दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं ऊर्जा प्रदायी भोजन। तो ऊर्जा प्रदायी भोजन में कौन आएगा, कार्बोहाइड्रेट, और फैट आएगा, वसा आएगा। अब वसा को कैसे चेक करेंगे जी, किसी खाना में वसा है कि नहीं? कुछ नहीं करना है, पेपर पे ले लीजिए उस खाना को और पेपर के साथ उसको थोड़ा दाबिए, रगड़िए। अगर पेपर में थोड़ा सा क्या हुआ, तेलौस हो गया, तेल लग गया, पेपर तेलौस हो गया, तो आप कहिएगा जो उसके अंदर वसा है। तो इसका चेक करना एकदम सिंपल है। ठीक है, भोजन के जो टुकड़ा भोजन को कागज पर रगड़े, यदि चिकना या पारदर्शी धब्बा दिखे पेपर में, तो आप समझ जाइए उसमें वसा उपस्थित है। तो स्रोत समझ गए। इसका फोटो क्यों लगा है, देखिए, ये बहुत महान होता है। जो ध्रुवीय भालू होता है ना, ये बहुत लेजी होता है। कि क्या करेगा, एक बार खूब खाना खा लेगा खूब, और उसको फैट के रूप में, वसा के रूप में पूरा पेट ओट में, शरीर में रख लेता है। क्योंकि जब ये ठंडा में इसको खाने का कमी हो जाएगा, जब ठंडा में सूतेगा नू तो जल्दी उठता नहीं है, 2 महीना 3 महीना सोए रह जाता है। तो 2-3 महीना अगर सोएगा तो उसको ऊर्जा कहां से मिलेगा? इसीलिए वो वसा अपने अंदर जमा करके रख लेता है, और उसी वसा से अपना ये क्या करता है, ऊर्जा वाला जो चीज है, ऊर्जा से अपना काम कर लेता है। कहीं सोया है तो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा नहीं। तो ये सब का सब, इसको जितना भी ऊर्जा चाहिए वो कहां से मिल गया, उसको वसा से मिल गया। तो ये अपने अंदर बहुत सारा वसा को जमा करके रखता है और लंबा सो जाता है, और उस वसा से अपना ऊर्जा का काम कर लेता है। अब देखिए, शरीर बनाने वाले पोषक तत्व, प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर को बनाता है। इसीलिए इसको हम लोग, ठीक है, इसका हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शरीर वर्धक भोजन। प्रोटीन को क्या बोलते हैं, शरीर वर्धक भोजन, क्योंकि ये हमारे शरीर को बनाता है। तो जितना भी बॉडी शॉडी सब है, या जिम में जितना लोग जाते होंगे, या एथलीट्स जितने भी लोग होंगे, मैराथन वाले जितने भी लोग होंगे, यूट्यूब वाला मैराथन नहीं, दौड़ने वाला मैराथन, ठीक है, तो जितने लोग भी होंगे भैया, सब का इस पे ध्यान देते हैं जब मसल्स ज्यादा हो। मसल्स ज्यादा के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। इसीलिए वो प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, चिकन मटन ज्यादा खाते हैं, चना ज्यादा खाते हैं। उसके बाद कौन कौन सा पाउडर होता है जिसका साइड इफेक्ट आप जानते करते हैं, तो बहुत सारा जल्दी ग्रोथ हो, मसल्स जल्दी बने, उसके लिए पाउडर का भी यूज करते हैं जिसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो सारा का सारा चीज क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन समझ गए, मीट मछली दूध पनीर अंडा, ये सब क्या हो गया, आपका स्रोत हो गया किसका, प्रोटीन का। उसके अलावा क्या, पेड़ पौधा नहीं है, पेड़ पौधा से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पौधों से भी हमें प्राप्त होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है, सोयाबीन में, याद रखिएगा, सोयाबीन। राजमा हो गया, ये भी बेस्ट है प्रोटीन का। मूंग दाल हो गया, चना दाल हो गया, मटर हो गया। ठीक है, तो राजमा, मूंग, चना और सोयाबीन, ये बहुत अच्छा स्रोत है किसका, प्रोटीन का। उसके बाद एक और पनीर, पनीर यहां पे बात कर ही लिए, पनीर, वो भी सही पनीर मिले तब। मार्केट में किस तरह पनीर मिल रहा है आप जानते करते हैं, ठीक है, शुद्ध पनीर मिले तब। तो प्रोटीन क्या करता है, ये शरीर की वृद्धि करता है, शरीर को बढ़ाता है, मसल्स बनाता है, और शरीर में कहीं टूट फूट जाए, कोई मांसपेशियों में टूट फूट जाए तो उसको क्या करता है, बनाता है। ठीक है, तो वृद्धि करता है शरीर का, उत्तक जो होता है उसका मरम्मत करता है, और मांसपेशियों का विकास करता है कौन, प्रोटीन। तो प्रोटीन के 3 काम हो गया, एक वृद्धि, दूसरा उत्तक बनाता है, तीसरा ये मांसपेशी को क्या करता है, बढ़ाता है। कहां से मिलेगा आपको बता दिए, इसको हम लोग शरीर वर्धक भोजन बोलेंगे, क्योंकि शरीर का निर्माण यही करता है। अब प्रोटीन का टेस्ट कैसे करना समझ लीजिए। कैसे हम जानेंगे जी किसी खाना में प्रोटीन है, तो कॉपर सल्फेट लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, दोनों को मिला देना है और भोजन में डाल देना है। अगर भोजन का रंग बैगनी हो गया तो समझेंगे उसके अंदर प्रोटीन है। भोजन ले लिए, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर लेंगे, उसमें मिला देंगे। भोजन का रंग अगर बैगनी हो गया भोजन का रंग, तो हम कहेंगे उसके अंदर क्या है, प्रोटीन है।
इसका फोटो क्यों लगा है? मशरूम में याद रखिएगा, मशरूम में बहुत सारा प्रोटीन होता है, ठीक है। बार बार देखना पड़ रहा है जो वीडियो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कभी कभी मेमोरी फुल हो जाता है। तो मशरूम समझ जाइए, मशरूम में क्या होता है? प्रोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक है सुरक्षात्मक पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जो हमको सुरक्षा देता है, मतलब बीमारी से लड़ता है। तो बीमारी से लड़ने वाले जो पोषक तत्व हैं उसको हम लोग बोलते हैं सुरक्षात्मक पोषक तत्व, ठीक है। इसमें कौन कौन होता है? विटामिन और खनिज को हम लोग बोलते हैं सुरक्षात्मक पोषक तत्व। किसको? विटामिन को और खनिज को, क्योंकि विटामिन और खनिज होता है बीमारी से लड़ता है, और इसका अगर कमी हो जाए तो बहुत सारा बीमारी हो जाता है। तो बीमारी से लड़ता कौन है? विटामिन और खनिज। ये बीमारी को दूर रखता है, हमको स्वस्थ रखता है, इसीलिए इसको हम लोग सुरक्षात्मक पोषक तत्व इसको हम लोग बोलते हैं। तो विटामिन और खनिज को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि यह हमें रोगों से क्या करता है? बचाता है और हमें स्वस्थ रखता है। अब विटामिन को देख लेते हैं। तो बहुत तरह का विटामिन होता है, लेकिन आपको 4 तरह का विटामिन आपको यहाँ पे क्लास 6 में पढ़ना है, ठीक है। तो विटामिन क्या करता है? समझ गए? चयापचय, मतलब जितना भी रिएक्शन हो रहा है हमारे बॉडी में उसको कंटिन्यू रखता है, सही रखता है। प्रतिरक्षा, मतलब बीमारी से लड़ता है, इम्यूनिटी पावर हमारा बिल्डअप करता है, और अंगों का जो कार्य है वो सही से कार्य करे, उसके लिए क्या है? विटामिन आवश्यक है। तो विटामिन आपका प्रतिरक्षा में काम करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, अंग सही से काम करे, ऑर्गन सही से काम करे, उसमें भी विटामिन क्या है? सहायक है। लेकिन अगर विटामिन आप सही से नहीं ले पाएगा तो बहुत सारा बीमारी हो जाता है, उसको देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए जो है, इसके कमी से कौन सा बीमारी होता है? आप याद रखिएगा, दृष्टि का ह्रास हो जाता है, क्षति हो जाता है, मतलब रतौंधी हो जाता है। क्या हो जाता है? रतौंधी। तो रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है, जिसमें आप रात को नहीं देख पाइएगा। विटामिन B1 याद रखिएगा, विटामिन में बी में बहुत सारा टाइप होता है, विटामिन B1 से बेरी होता है। इसमें क्या होगा? सूजन हो जाएगा, हाथ और पैरों में जलन होने लगता है, झंझनाहट होने लगेगा, कमजोरी हो जाएगा, और सांस लेने में क्या होगा? परेशानी होगा। विटामिन सी याद रखिएगा, यह शरीरों को रोगों से बचाता है। विटामिन सी जो है इम्यूनिटी पावर, लॉकडाउन जब लगा था कोविड में, तो आपको याद होगा विटामिन सी का जो यूज था बढ़ गया था, क्योंकि विटामिन सी जो होता है ना, ये बीमारी से लड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मतलब इम्यूनिटी पावर देता है, आपको बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता देता है। कौन? विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होता है याद रखिएगा बहुत सारी बीमारी में लड़ता है, और मसूरों से खून निकलना, इसके कमी से मसूरों से खून निकलेगा। और दूसरा याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, घाव जल्दी नहीं भरेगा। तो घाव अगर हो जाता है जो जल्दी ठीक नहीं होगा, इसका मतलब आपके अंदर विटामिन सी का कमी है। तो सब विटामिन इंपोर्टेंट है, उसमें खास तौर पे विटामिन सी जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके कमी से कौन रोग होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है? मसूरों से खून निकलने लगता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। विटामिन डी जो है, इसके कमी से रिकेट्स होता है। इसमें क्या होता है? जो अस्थि होता है, जो हड्डी होता है, वो कमजोर हो जाता है और मुलायम हो जाता है, जिसकी वजह से मुड़ जाता है, ठीक है। विटामिन डी कहां से मिलेगा? तो जानते ही हैं, विटामिन डी आपको कहां से मिल जाएगा? सूरज के प्रकाश से मिल जाएगा। तो सूरज का प्रकाश विटामिन डी नहीं दे रहा है। सूरज का प्रकाश जैसे ही बॉडी पे पड़ेगा तो बॉडी के नीचे जो होता है, जो चमड़ा है, स्किन है, उसके नीचे किसका निर्माण होने लगता है? विटामिन डी का निर्माण होने लगता है। उसके अलावा मक्खन, मछली, अंडा से भी हम लोग विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन सी के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जितना भी खट्टा फल है, खासतौर पे आंवला, अमरूद, संतरा, अमला, सबसे पहले अमला, नींबू और संतरा, ये 3 चीज जो है सबसे अधिक इसमें विटामिन सी होता है, ठीक है। बाकी सबके लिए विटामिन ए, विटामिन बी लेना पड़े तो साग सब्जी जो है खाइए, फल फ्रूट खाइए। विटामिन सी के लिए क्लियर रखिए आंवला, संतरा और नींबू, ठीक है। बाकी सबके लिए बाकी फल फ्रूट जितना भी है, साग सब्जी है, वो खाइए। जितना सस्ता है, जितना फल वाला मौसम वाला है, फल फ्रूट है, खाते रहिए। इन्हें जो अनार खाएंगे तब ब्लड बढ़ेगा। चुकंदर भी है, बहुत सस्ता मिलता है, खाइए उसको। आंवला खाइए, आंवला तो इतना सस्ता हो जाता है, 20 रुपए किलो मिलता है मार्केट में। और सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में होता है, और पूरा फल जितना होता है उसका बाप होता है विटामिन सी के मामले में, या किसी के मामले में आंवला जो होता है ऐसा फल होता है जो सारे न्यूट्रिएंट्स को वो देता है, और बाल से लेके नाखून तक पूरे न्यूट्रिएंट्स को कवर करता है। कौन? आंवला। अब देखिए, जो विटामिन है 2 प्रकार का होता है, एक जो फैट में घुल जाए, एक जो जल में घुले। फैट में जो घुलता है, वसा में जो घुलता है विटामिन, उसको एडेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेक। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के,
ये सब किस में घुलेगा? वसा में, फैट में घुलेगा। और ये जो विटामिन है बी और सी, याद रखिएगा, ये किस में घुलेगा? जल में। तो जल में मात्र 2 ही विटामिन घुलेगा। तो इसका ट्रिक होता है एडेक, याद रखिए, एडेक, हेडेक जो होता है ना, उसकी जगह पर एडेक याद रखिए। विटामिन की कमी से होने वाला रोग आपको बता दिए, ए से, ठीक है, रतौंधी होता है, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, हड्डियां कमजोर हो जाता है, इसमें मसूड़ा, त्वचा में खराबी आता है, ठीक है, बेरी से आपको बता ही दिए, और विटामिन ए से रतौंधी होता है। अब खनिज का बात करेंगे, तो खनिज भी हम लोगों को बहुत सारे रोगों से क्या करता है? बचाता है, ठीक है। तो विटामिन की तरह खनिज भी हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी है। दूसरा जो है सोडियम, पोटासियम, ये सब हमारे बॉडी में बहुत इंपोर्टेंट रोल करता है, क्योंकि यहां से जो भी सिग्नल जाता है, विद्युत के थ्रू जो भी सिग्नल जाता है, इस सब में जो मिनरल होता है बहुत ही कारगर होता है। और ये मिनरल कहां से मिलता है? तो मिनरल साग सब्जी से भी मिलता है, और जो पानी हम लोग पीते हैं वहां से भी हम लोगों को मिनरल मिल जाता है। तो खनिज जो होता है शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ये 3 बहुत इंपोर्टेंट है, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया। तो आयरन जो होता है हेमोग्लोबिन बनाता है, इसलिए अगर आयरन का कमी हो जाएगा तो हेमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा, जिसकी वजह से खून का कमी हो जाता है, जिसको एनीमिया बोलते हैं। तो हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आपको आयरन लेना होगा। इसीलिए पहले देखिएगा, पहले जो खाना बनता था वो लोहा के बर्तनों में बनता था, जिसकी वजह से हम लोगों को कभी लोहा का कमी नहीं होता था, मतलब खून की कमी नहीं होता था। इन जनरल अगर कोई बीमारी नहीं हो तो खून का कमी नहीं होगा, क्योंकि लोहा हमारे अंदर ऑलरेडी खाने के द्वारा आ जा रहा है। क्योंकि खाना जब कढ़ाई वढ़ाई में बनेगा, बर्तन में रखेंगे तो लोहा का है, तो वहां से हम लोगों को आयरन मिल जाता था। लेकिन अब क्या, स्टील आ गया, बहुत सारा चीज प्लास्टिक का आ गया है, टेफलॉन वाला आ गया है, तो अब उतना लोहा हम लोगों को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से अधिकतर लोग में लोहा की कमी हो जाता है। और लोहा की कमी होगा तो खून की कमी हो जाएगा, जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। कैल्शियम का कमी, कैल्शियम सीधा मतलब समझिए हड्डी, कैल्शियम कमजोर होगा तो हड्डी कमजोर होगा, और हड्डी दांत का हड्डी होता, पैर का हड्डी होता, कहीं का हड्डी होता, तब हड्डी तो हड्डी है, तो हड्डी कमजोर हो जाएगा। तो कैल्शियम जरूरी है। आयोडीन क्यों जरूरी है भैया? तो आयोडीन बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो थायराइड होता है, ठीक है, यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि होता है वो बैलेंस रहता है, वो सही से काम करता है। और आयोडीन का कमी हो जाएगा तो एक रोग होता है जिसको हम लोग घेंगा रोग बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको ग्वाइटर बोलते हैं। आयोडीन नहीं लीजिएगा तब। आयोडीन कैसे लेते हैं? तो अब जो नमक चला है हम लोगों का, वो आपका कॉमन सॉल्ट होता है, NaCl, साधारण नमक होता है, प्लस इसमें पोटासियम आयोडीन मिला होता है, और इस नमक से लेने पे ग्वाइटर रोग जो होता है वो नहीं होता है। फिर भी नमक का और चीनी का कम से कम यूज करना है। उसका चीनी का तो कोनो फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है शुगर का, ठीक है, लेकिन नमक तो जरूरी है। तो नमक भी आपको कम मात्रा में, चीनी और नमक आपको कम मात्रा में लेना है। रेशा और जल, देखिए इसका हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऊपर सारा चीज का कुछ ना कुछ काम था। रेशा और जल जो होता है, याद रखिएगा, ये पोषक नहीं देता है, मतलब हम लोगों को कोई पोषण नहीं देगा, कोई ताकत नहीं देगा। फिर भी ये जरूरी है, क्योंकि जितना भी सेल है सब सेल काम करेगा कब? जब जल होगा तब। बिना जल के कोई काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बॉडी का सारा काम क्रिया के लिए, यूरिन बनाना हो तब, सांस ले रहे तब, अंदर जा रहा है तब, सारा क्रिया के लिए, सेल में जितना भी क्रिया हो रहा है सब क्रिया के लिए सबसे अधिक जो जरूरी है जल है। और जल हमारे बॉडी में, हमारे सेल में कितना % होता है? 60 से 70% होता है, क्योंकि इसके बिना कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो जल का महत्व हम लोग समझ गए। अब आता है रेशा। ये दोनों से याद रखिएगा, ये दोनों जो होता है हम लोगों को कोई ऊर्जा नहीं देता है, ये शरीर को पोषक तत्व तो नहीं देते हैं, कोई ऊर्जा नहीं दे रहा है, बीमारी से नहीं लड़ रहा है, लेकिन बाकी सारा काम जल से ही होगा, ठीक है। पर स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो स्वस्थ रहना उसके लिए आपको जल पीना क्या, सारा काम उसी से होगा। और जल भी शुद्ध जल। और जल हम लोग कैसा पीते हैं? कौन जल पीते हैं? खनिज वाला जल पीते हैं, जो चापाकल से हम लोग निकालते हैं, जिसमें मिनरल होता है। बारिश का पानी हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, जो बैटरी इस समय यूज करते हैं, वो खनिज वाला जल नहीं, उसमें कोई खनिज नहीं होता, केवल जल रहता है, प्योर हम लोग को नहीं पीना है। जो मिनरल वाला वाटर है उसको पीना है, उसको शुद्ध जल बोलते हैं। अब उसमें वाला अशुद्धि दूसरा हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो जल पीते हैं, याद रखिएगा, प्योर वाटर हम लोग नहीं पीते हैं, हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं। मिनरल वाटर जिसमें सोडियम होगा, पोटासियम होगा, आयरन होगा, कैल्शियम होगा। रेशा का बात कर ले, देखिए रेशा से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलता, बट रेशा जो होता है हमारे पाचन के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट होता है।
इसीलिए देखिएगा आजकल जो हम लोग खा रहे हैं ज्यादातर चीज क्या खा रहे हैं, मुलायम चीज खा रहे हैं। मुलायम चीज में रेशा नहीं होता है। अब जैसे आप सेब को काट के खा रहे हैं तो आपको जितना भी छिलकोइया अंदर का जितना भी गुद्दा वाला भाग है उसी को बोलते हैं रेशा। और जूस जो पी गए तो वो रेशा नहीं है। अनार खा रहे हैं उसका जूस पी लिए तो रेशा आपको नहीं मिला, लेकिन अनार अगर छोड़ा के खा रहा है तो आपको रेशा भी मिल रहा है। तो जूस के अलावा जो पार्ट होता है उसी को रेशा बोलते हैं। बात समझे? जैसे संतरा खा गए जूस पी लिए तो रेशा नहीं मिला, लेकिन संतरा आप चबा चबा के खा रहे हैं तो आपको रेशा मिल रहा है। तो रेशा का काम क्या होता है? रेशा हमारा जो पाचन प्रक्रिया है उसको सही रखता है, और पाचन प्रक्रिया सही है पूरा बॉडी सही रहेगा। पाचन प्रक्रिया गड़बड़ तो बॉडी क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पूरा हेड सेंटर वही है। पेट्रोल क्या काम कर रहा है? पेट्रोल अगर है तो गाड़ी सही से काम करेगा। तो रेशा हम लोग समझ गए, इसको रफेज बोलते हैं। सब्जियों से साबुत अनाज, साबुत अनाज समझ गए, जो छिलकोइया वाला अनाज है, ठीक है। हाई मैदा नहीं, गेहूं, गेहूं का ऊपर वाला जो छिलकोइया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको रेशा बोलेंगे। तो ऊपर का जो लेयर है या अंदर का जो भी लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशा बोलते हैं। तो गेहूं में ऊपर वाला लेयर जो है रेशा हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला मुलायम वाला चीज है वो मैदा हो गया। और मैदा जानते हैं कितना हानि करता है, क्योंकि चिकना पदार्थ है वो। तो यह हमें कब्ज से बचाता है और पाचन प्रक्रिया को क्या रखता है? सुधार करके रखता है। जल का महत्व हम लोग समझ गए। भोजन से पोषक तत्व के अवशोषण में मदद करता है। तो जो भी भोजन को पचना है कब पचेगा? जब जल उसके अंदर रहेगा तब। तो जल हम लोग डायरेक्टली भी लेते हैं और भोजन जो लेते हैं उसमें भी जल होता है, ठीक है। तो पानी का बहुत सारा काम है, आपको बता दिए। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, पाचन, पोषक तत्व के परिवहन में और अपशिष्ट निकासन, कोई गंदगी को बाहर निकलना पसीने के द्वारा या पेशाब के रास्ते, उसके लिए क्या है? जल जरूरी है। हमको लगभग हम लोगों को 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है। 3 से 4 लीटर डेली गर्मी के दिनों में पीना चाहिए, और ठंडा में 3 लीटर भी चलेगा। ठंडा में तो बुझाता ही नहीं है कब प्यास लगा, गर्मी में तो 10-10 मिनट में प्यास लगता है। चलिए, ये हो गया आपका सेहत का राज। सेहत का राज यहाँ पे बता दिए। बैलेंस डाइट, देखिए संतुलित आहार। अब हम लोग जो खाना खा रहे हैं, हम लोग खाना कैसे खाते हैं? एक छिपा लिए, दाल भात रख के खा लिए, तो क्या संतुलित आहार है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट ले लिए, प्रोटीन का पता नहीं है। तो संतुलित आहार का मतलब हो गया भैया ऐसा भोजन, ऐसा आहार जिसमें सारा चीज हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल भी हो। तो ऐसा भोजन जिसमें सारा चीज होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग संतुलित आहार बोलेंगे। अब संतुलित आहार के लिए क्या लेंगे? तो देखिए, एक तो आप अनाज भी खाइए, फल भी खाइए, सब्जी भी खाइए, तो आपको क्या होगा? संतुलित आहार हो गया। तो आपको सब्जी भी खाना है, फल भी खाना है, अनाज भी खाना है, ठीक है, प्रोटीन भी लेना है। तो ये सब मिला के खाइएगा तो क्या हो जाएगा? आपके अंदर संतुलित आहार आएगा, कोई चीज का कमी नहीं होगा। तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, इन आज खाली चिकने मटने खा रहे हैं तो प्रोटीन ज्यादा हो जाएगा, बाकी सब चीज कम हो जाएगा। या दाल भात ये सब जो है ज्यादा खा रहे हैं तो वैसा नहीं करना है। या वसा ज्यादा खा रहा है, खूब ऊर्जा होगा, इतना मोट हो जाएगा, जितना ऊर्जा वो खत्म हो जाएगा। तो सभी को संतुलित मात्रा में लेना है, ठीक है। तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, संतुलित मात्रा में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। हमारे बॉडी के विकास के लिए और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत ही जरूरी है। यह हमें कुपोषण से, मोटापा से क्या करता? बचाता है। क्या क्या ऐसा बता दिए। अब देखिए, अलग अलग लोगों के लिए कुछ पोषण आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक, एक ऊपर वाला चीज देख लीजिए। कुछ ऐसा भी खाद्य पदार्थ होता है, देखिए जैसे विटामिन सी का बात करेंगे तो आप बोलेगा, क्या बोलेगा? आलम में विटामिन सी ज्यादा है। तो अलग अलग भोजन में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। हो सकते हैं इसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, या कभी हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो, फैट भी हो, प्रोटीन हो, फैट भी हो। तो बहुत सारे भोजन ऐसे भी होता है जिसमें एक से अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं। तो कुछ खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, जैसे मूंगफली में याद रखिएगा प्रोटीन और वसा होता है। बाकी भोजन में भी बहुत सारा चीज होता है। अब जो सब्जी आप खा रहे हैं एक एक चीज थोड़ा है, बहुत सारा पोषक तत्व है, लेकिन ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब पोषण आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक, अब किसको कितना पोषण चाहिए? तो सब जो है एक ही तरह का थोड़ा खा लेगा। अब हम मान लीजिए हम थोड़ा सा चावल ले रहे हैं, थोड़ा सा रोटी ले रहे हैं, आप उतना थोड़ा लीजिएगा, अपने वेट के अनुसार लीजिएगा, उम्र के अनुसार लीजिएगा। बच्चा का अलग है,
बूढ़ा का अलग होगा, जवान का अलग होगा, जो जिम जा रहा है उसका अलग भोजन होगा। उम्र के आधार पे, लिंग के आधार पे, शारीरिक गतिविधि क्या है, आप काम कैसा कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, भारी वर्जिश कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसके अनुसार, और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार हम लोग का तय होता है हम लोगों को पोषण कैसे मिलना चाहिए। जीवन शैली आपका क्या है, बैठने वाला काम है कि दौड़ने वाला काम है। अब देखिए मोटा अनाज बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए ये जो अनाज का हम लोग बात कर रहे हैं, जवार, बाजरा, कोदो ना, दादा दादी लोग या बाबूजी लोग इस सब का अनाज का बहुत ज्यादा बात करता होगा, क्योंकि वो लोग अपने समय में ये सारे भोजन को लिए। रागी हो गया, मड़ुआ हो गया, मड़ुआ का रोटी बहुत फेमस है। तो ये जो अनाज आप देख रहे हैं इसको मोटा अनाज बोला जाता है, जो अब नहीं है लेकिन अब फिर धीरे धीरे आ रहा है। क्योंकि अभी जो है सब घर में क्या है भैया, डायबिटिक पेशेंट है, सबको शुगर का बीमारी है। अब लोगों को जानकारी आ रहा है, नया नया रिसर्च हो रहा है, ये सब भोजन अगर आप लेते हैं तो ग्लूकोज मतलब शुगर वाला बीमारी आपको नहीं होगा। तो ये जो भोजन है बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ऊर्जा मिलता है। लेकिन लोग जो है, एक मोटा अनाज है भैया, खाने में थोड़ा तकलीफ देता है, खाने में समय लगता है, पचने में समय लगता है, तो इसीलिए धीरे धीरे इसको हम लोग छोड़ दिए और जो सॉफ्ट चीज है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, सॉफ्ट चीज की तरफ हम लोग बढ़ गए। लेकिन फिर अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं वो जो भोजन था वो एक्चुअल भोजन था। इसीलिए बहुत जगह पे आप देखिएगा अब इसका चलन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब हम पुराने की तरफ हम लोग वापस धीरे धीरे होने जा रहे हैं, होना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वस्थ रहना है, जिंदा रहना है, तो इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा। तो मोटा अनाज में आप समझ गए, बाजरा हो गया, रागी हो गया, कोदो का चावल भी होता है, मड़ुआ का रोटी, सब खाए होंगे, ठीक है। तो हम तो खाएं मड़ुआ का रोटी खाएं, बाकी सबका तो नहीं पता। आप अगर इस सब में से कोई भी चीज खाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप जवार खाएं, बाजरा, कोदो, मड़ुआ, क्या क्या खाएं बताइए। इसमें कौन कौन सा पोषण होता है, बहुत सारा विटामिन मिलता है भैया, खनिज मिल रहा है, देखिए आयरन, कैल्शियम सब इसी से मिल जाएगा। रेशा भी अधिक, पचाने में भी आपको क्या करेगा, पेट और साफ रखेगा, पाचन प्रक्रिया सुधारेगा, संतुलित आहार होता है, इसको खा लीजिएगा तो आपको पूरा संतुलित आहार मिलेगा। फल थोड़ा कम भी खाइएगा तो ये काम चला देगा। इन्हें देखिए, इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें है। और हम लोग शो के चक्कर में, टेस्ट के चक्कर में हम लोग क्या किए, उसको भुला दिए, उसको उगाना छोड़ दिया। डिमांड ही नहीं है, डिमांड नहीं रहेगा तो कौन किसान उसको उगाएगा। धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगा, फिर किसान लोग चालू करेगा जो भैया फिर से फसल लगा ना, जो पुराना मॉडल है, मजबूत मॉडल, उसको लाओ। तो हम लोग इतना ना विकास करना है, जब विकास के चक्कर में हम लोग मेन चीजों को खत्म कर दे रहे हैं, शो के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में। अब देखिए फूड माइल्स क्या होता है, तो खेत से जो हमारे किचन तक भोजन पहुंचा है, उस भोजन को पहुंचने में जो भी दूरी है, जो भी प्रक्रिया है, उसको हम लोग बोलते हैं फूड माइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वह दूरी जो भोजन उत्पादक से उपभोक्ता तक तय करता है, मतलब जो भोजन खेत से हमारे तक पहुंच रहा है उसमें जो दूरी लग रहा है, उसी दूरी को हम लोग फूड माइल्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य दूरी बोलते हैं। खाद्य को पहुंचने में कितना दूरी तय हुआ। तो भैया कहां से आया, देख लीजिए, किसान द्वारा पहले क्या करते हैं, फसल लगाते हैं, फिर उसका कटाई उटाई जितना भी होता है, फिर पैकिंग होता है, फिर मशीन में जाके उसको पीसा जाता है, फिर दुकान में आता है, दुकान के बाद कहां आता है, हमारे घरों में आता है, फिर बनाया जाता है। इस शॉर्टकट में है। तो फसलें लगाने में कौन प्रक्रिया होता है, बीज लाइए, फर्टिलाइजर लाइए, तैयार कीजिए, खेत तैयार कीजिए, ट्रैक्टर, पानी, डीजल, वो अलग प्रक्रिया, वो एगो में 7 गो प्रक्रिया। फिर वहां से पैकिंग होके जाएगा कंपनी सब में, अनाज का मराई उराई, उसाई सब में अलग, कटाई उटाई अलग, भंडारण में अलग, बहुत प्रोसेस। तो शॉर्टकट में है। अब यहां से यहां तक पहुंचने में जो दूरी हुआ, उसी दूरी को हम लोग खाद्य दूरी बोलते हैं, ठीक है। किसान फसल उगाता है, कटाई करता है, अनाज का भंडारण होता है, पीसा जाता है, पैकिंग किया जाता है, फिर उसको बाजार तक पहुंचाया जाता है, फिर हमारे थाली में आता है। अब इस खाद्य दूरी को हम लोगों को क्या करना है, कम करना है, जो कम उसमें दूरी लगे, कम उसमें प्रोसेस लगे, कम उसमें खर्चा लगे, ताकि हमारे घरों तक आसानी से पहुंच सके। तो फूड माइल्स को कम करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो हमारे आसपास के किसान हैं उनको समर्थन करना चाहिए, उनके सामान को हम लोगों को खरीदना चाहिए। अब सारा चीज हम लोग कहां से कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन। तो हम लोगों का जो लोकल मार्केट है, जो लोकल लोग है, उनका मार्केट तो समाप्त हो जाएगा। सारा बड़ा बड़ा कंपनी को हम लोग दे रहे हैं पैसा, तो जो लोकलिटी है उसको हम लोग खुद समाप्त कर रहे हैं। भविष्य में हो सकता है मेरा भी दुकान हो, आपका भी दुकान हो,
तो कस्टमर तो रहेगा नहीं, क्योंकि हम लोग आदत लग चुका है अमेजन और फ्लिपकार्ट, एक क्लिक करेंगे सामान आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मार्केट को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। अब सब चीज हम लोग पैकेट वाला खा रहे हैं, वो पॉलिश वाला, जैसे बीमारी हो रहा है, और जो किसान उगा रहा है, सही चीज उगा रहा है, उसको हम लोग नहीं खा रहे हैं। तो हम लोग तो हालांकि गांव से जुड़े हैं, इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। हम चावल गेहूं जो भी होता है हम गांव से ही जाके खरीदते हैं। मसाला तक एक बार खरीद लिए, उसके बाद पिसवा दिए। ताजा और पौष्टिक भोजन, प्रदूषण में कमी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फूड माइल्स को कम कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक भोजन करना है, जितनी आवश्यकता भैया उतना ही खाइए, क्योंकि इस भोजन को बनाने के लिए लंबा प्रक्रिया, लंबा मेहनत लगा है, बहुत मेहनत लगा है, तब जाके ये भोजन हमारे तक पहुंचा है। इसलिए भोजन को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। स्थानीय जो खाद्य पदार्थ है, जो भी उसके उत्पादक है, जो भी किसान है, उसको हम लोगों को मोटिवेट करना है, सपोर्ट करना है। ताजा और स्वस्थ भोजन खाना है, ताकि हमारा जो जीवन है बेहतर है। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश की है। कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और एनसीईआरटी का ये हिंदी में हम चैनल को लॉन्च किए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और भी व्यूअर्स इससे जुड़े, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। और आपको बहुत जल्द आपके लिए हम लाइव क्लास लाएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।